तो स्वागत आपका मनीष आजाद रेडियो वाला के YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो उसको कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत खूबसूरत फिल्मी जानकारी मिलेगी। वो जानकारी जो पर्दे के पीछे की बातें होती है, वो सब कुछ कि गीत कैसे बनते हैं, फिल्म कैसे बनी, क्या कुछ रह गया था, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी हमारे YouTube के चैनल पर। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन जो होता है ना, प्लीज उसको दबा दीजिएगा। अगर कुछ आप जानकारी और चाहते हैं लेना और देना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अब आज का फिल्मी किस्सा क्या कहता है? आज का फिल्मी किस्सा है, बात करते हैं फिल्म 1963 की फिल्म गुमराह। बी.आर. चोपड़ा साहब कैंप, बी.आर. चोपड़ा साहब के द्वारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा, बड़ा नाम। बी.आर. चोपड़ा साहब का एक कैंप कहते हैं ना, जो कैंप एक शब्द ऐसा है, इन शब्द को अगर आप देखेंगे तो हर किसी का एक अलग अलग कैंप है। कैंप मतलब जो लोग ज्यादातर वहां पर काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई इन लोगों के ऊपर ज्यादातर विश्वास है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बी.आर. चोपड़ा साहब के कैंप में कौन लोग? संगीतकार रवि साहब, गीतकार साहिर लुधियानवी साहब, और सिंगर यानी कि गायक महेंद्र कपूर साहब। ये बी.आर. कैंप के स्थायी स्तंभ आप उनको कहें, ये वो लोग थे इसके। फिल्म गुमराह अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, और 4 में से अगर आप देखेंगे तो बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी प्राण मेहरा साहब को दिया गया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शशि कला, और इसके साथ साथ बेस्ट सिंगर का अवार्ड महेंद्र कपूर साहब को मिला, और एक मिला बेस्ट मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है एक 1963 की फिल्म के लिए, वो बी.आर. चोपड़ा साहब को मिला। बड़ी फिल्म का मतलब अगर सुपर डुपर हिट होगी तो कास्टिंग कौन कौन रही? अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, माला सिन्हा जी, शशि कला, दीवन वर्मा, ये सब स्टार थे, निरूपा रॉय, इन सबकी कास्टिंग थी। फिल्म के अंदर थे 7 गीत, 7 में से 6 गीतों की रचना की जा चुकी थी। अब 6 गीतों की जो रचना तो हो गई, लेकिन एक गीत अब रह गया। अब क्या किया जाए उस गीत को? उस गीत के लिए साहिर साहब तो उस समय अपने आप में जब बड़े लोकप्रिय अगर वो शायर हैं, तो वो उस समय कुछ शायरी तो करते ही थे, पर बावजूद शायरी के वो कुछ साहित्यिक रचनाएं लिखते थे, कुछ गजल लिखा करते थे, कुछ नज़्में लिखा करते थे, ये सब कुछ भी किया करते थे। और इन्होंने इसके चलते चलते अपनी एक किताब जो थी वो छपवा ली थी, ये सब उसके अंदर थी, और वो किताब बड़ी फेमस हुई। अब बी.आर. चोपड़ा साहब ने साहिर साहब को बुलवाने के लिए बोला, भाई ऐसा है, बड़ा साहिर साहब को बुलवाइए जरा, भाई ये जो गीत है जरा उसके लिए रचना करते हैं। ठीक है जी। अब रचना करने के लिए उनको बुलवाया जाए, तो साहिर साहब को बुलवाया गया। साहिर साहब आए, भाई बदर साहब आइए जी, बैठे जी। बी.आर. चोपड़ा साहब थे, बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ उनके छोटे भाई है चोपड़ा साहब भी थे। जो साहिर साहब की जो बुक, जो किताब जो बड़ी फेमस हुई, जिसके अंदर उनकी सारी वो रचनाएं थी, गजल थी, नज़्में थी, सभी, यश चोपड़ा साहब ने वो किताब पढ़ी थी, और उसमें से उनको एक नज़म बहुत पसंद आ गई थी। अब पसंद आ गई तो क्या करें साहब? अब पसंद आ गई तो जैसे वो बैठना वो बैठे, तो बी.आर. चोपड़ा साहब एकदम से बोलते हैं, अरे भाई ऐसा है यश यार, जिसके लिए वो बुलाया हुआ है, साहिर को जरा वो बात करते हैं, फटाफट बात करके खत्म करते हैं। वो बात बी.आर. चोपड़ा साहब अपनी बोल ही रहे थे कि तभी अचानक से यश चोपड़ा साहब ने बोला, भाई बात क्या करनी है, सब छोड़ दीजिए, पहले से ही सब डिसाइडेड है। बी.आर. चोपड़ा साहब इससे पहले सोचने लग जाते, तो उन्होंने कहा भाई यश चोपड़ा साहब, बी.आर. साहब सब पहले से डिसाइडेड है, एक नज़म है इनकी, वो हमने अपनी जो फिल्म है गुमराह, जो हम एक गीत जो बच गया है, वो नज़म हमने इनकी वहां डाल दिया, और वो अलग गीत बनेगा। इतना सुना साहिर साहब ने, और वो सुनते के साथ ही एकदम से भड़क गए, आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। अब ये क्या बात हुई? आपने मुझसे बिना इजाजत के ये कैसे सोच लिया आपने कि जो मेरी नज्म होगी वो आपकी फिल्म का गीत बन जाएगी? नहीं सो बोले, भाई ये गलत बात है आपकी, ऐसे नहीं। भड़क गए साहब। अब कैसे समझाया जाए उनको? तीनों के तीनों बैठे हुए, बी.आर. चोपड़ा साहब है, यश चोपड़ा साहब है, साहिर साहब है,
और उनको समझाने की बात चल रही है तो बी आर चोपड़ा साहब ने उनको किसी तरह शांत किया। अरे साहिर एक मिनट मेरी बात सुन पहले। अच्छा ठीक है जी, सुनाओ, बात सुनाइए। बात सुनाने के लिए उनको आराम से बिठाया गया और बिठाकर उनको समझाया गया कि यार तेरी नज़म है, अच्छी है, ये हम अपने इसको गीत में फिल्म के अंदर वो गीत रख देते कैसा रहेगा। साहिर साहब ने क्या बोला, जब तक मुझे फिल्म की सिचुएशंस नहीं पता लगेगी तब तक मैं वो वाला गीत बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। अगर मुझे पसंद आया तो वो फिल्मी जो गीत आप जिसको चाहते हैं लगने के लिए, तब तो मैं वो बोल दूं कि हाँ वो नज़म आप लगा सकते हैं, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इस बात पे रजामंदी हुई। ठीक है सर। बी आर चोपड़ा साहब ने यश को बोला, यश चोपड़ा साहब को, अरे यश यार जरा साहिर को वो सिचुएशन समझा। साहिर साहब को सिचुएशन समझाई गई। आप यकीन मानेंगे वो सिचुएशन इतनी जबरदस्त थी। साहिर साहब को लगी, साहिर साहब सुनते के साथ ही पिघलते रहे और एकदम से उन्होंने अपने उस नज्म के लिए वो रजामंदी दी और कहा कि बलदेव साहब आप मेरी इस नज्म को उस गीत के लिए लगा सकते हैं, ले सकते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप शायर को ना इज्जत दीजिए। शायर है साहब, उसको इज्जत दीजिए। आइंदा ये ध्यान रहे कि इस तरह का वाक्य कोई दोबारा ना होने पाए। शायर है, गीतकार है, कुछ तो समझिए उसको। बात हुई, सब हो गया। अब बात आती है कि आखिर वो कौन सा गीत था जिस गीत के लिए साहिर साहब इतना भड़क गए थे, जिस गीत के लिए बी आर चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब ने, उन दोनों ने मनाना पड़ा था साहिर साहब को। आइए आपको उस गीत की एक लाइन सुनवाते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जी हाँ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। यही वो गीत था जिस गीत को सुनील दत्त साहब पियानो पर बजा रहे हैं, अशोक कुमार साहब सिगार लेते लेते सुन रहे हैं। तो ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगला फिल्मी किस्सा कौन सा होगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आपको लगे ये जानकारी आपके लिए काम की है, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद। गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल